गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु सतलज नदी का मैदान। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग पर है। इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है। भूमिगत जल मतलब जो हम जैसे बोर खुदाई करके निकालते हैं ना, तो ज़मीन के अंदर जो जल रहता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। वो कम गहराई पर ही मिल जाता है। मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भरपूर वर्षा होती है। कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आती है, और ये जो कोसी नदी है ना, उसमें तो बहुत जल्दी बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी क्षति मतलब नुकसान होता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अधिक है। इससे साल में एक से अधिक फसलें ली जाती है, जिसे गहन कृषि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ क्या है, साल में एक से अधिक कृषि फसलें ली जाती है, इसलिए इसको गहन कृषि कहते हैं। इसलिए यह क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ 2 फसलें ली जा सकती हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फसलें ली जा सकती हैं, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा बसते हैं, इसलिए इसको सघन मतलब घना। इस मैदान में मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि नगरों का विकास हुआ है। अब है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप मतलब जमाव के आधार पर, जो जैसे जैसे जमा हुआ है मिट्टी के कण कांप, उसके आधार पर उसका अलग अलग नाम दिया गया है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति और आकृति बनी हुई है। मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए, मतलब उस एरिया को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब देखिए, भाबर किसको बोलते हैं? शिवालिक की तलहटी में नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय, जो नदियाँ हैं ऐसे पर्वत से नीचे उतरते समय छोटे बड़े चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर देती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके से आ रही है तो छोटे बड़े चट्टान के टुकड़े उस नदियों के बहाव के साथ आती है। इस भू आकृति को भाबर कहते हैं। और ये जो भाबर क्षेत्र है उसमें पानी पत्थरों के जमाव के नीचे में बहता रहता है। से बड़े बड़े पत्थर ऊपर में जमा हो जाता है और पानी जो है वो उसके अंदर से बहते रहता है। ये है भाबर का इलाका, है ना। फिर है तराई। भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियाँ मैदानी भागों में पुनः दिखाई देने लगती है। जो बड़े बड़े मिट्टी के कण रहते हैं उसके नीचे से पानी जो बहता है भाबर में, वो जो प्रदेश है उसमें वो पानी जो नदियाँ हैं वो छिप जाती है, फिर आगे जाके वही नदियाँ मैदानी इलाकों में निकलती है। उसका जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई। फिर है बांगर। उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ का बना है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, इसे बांगर कहते हैं। यह मैदान कम उपजाऊ होता है। यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पानी कम होता है, यहाँ जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, इसलिए यहाँ मोटा अनाज उगाते हैं। फिर है खादर। वर्षा काल में नदियाँ बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी, जो नदियाँ अपने साथ बारीक मिट्टी के कण लाती है उसी को कहा गया नवीन काप मिट्टी का निक्षेप करती है, जमाव करती है। इन निक्षेपों को खादर कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। इस मिट्टी का विस्तार
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान, जूट, दलहन, तिलहन की खेती अधिक होती है। दलहन मतलब दाल वाली फसल, जैसे अरहर दाल है, चना दाल है, ये सब। और तिलहन मतलब जिस फसल से तेल निकालते हैं। ठीक है। गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण नदी मोड़ से होता है। जब कभी बाढ़ आती है तो नदी अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। इस तरह के घुमावदार छूटे हुए भाग में जल भर जाता है, जिसे झाड़न झील कहते हैं। इसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक सकरी पट्टी के रूप में सदियों से धुबरी तक फैला है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव से हुआ है। यह बहुत उपजाऊ है। जो भी नदियों के द्वारा जो मिट्टी के कण लाए जाते हैं और उससे उस मिट्टी के कणों से जो मैदान बनता है वह अधिक उपजाऊ रहता है। यहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए इस मैदान में जूट एवं चावल अधिक पैदावार किया जाता है। इस मैदान के ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े बागान भी लगाए गए हैं। यह मैदान उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण तीन ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ अधिक आने तथा नदी मार्ग में अवसाद के जमाव के कारण यह नदी अनेक शाखाओं में बट जाती है। जब मिट्टी का जमाव नदियों के साथ लाए गए मिट्टी का जमाव से होते जाता है तो नदियाँ जो है वो कई भागों में बट जाती हैं। नदी मार्ग में अवरोध के कारण अनेक द्वीप बन गए हैं, जिसे नदीय द्वीप कहा जाता है। इस मैदान का प्रमुख नगर गुवाहाटी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये जो दोनों नदियां हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के मिलन से पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बना है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है। यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक मिलती हैं, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। सुंदरी वृक्ष जो है उसके नाम के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। आज के लिए इतना ही।